कहीं पर भी थे, लेकिन तुम यहाँ से सुनना। हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा कि यार ओम्स लॉ क्या करता है। ओम्स लॉ मतलब डिफाइन डेफिनेशन पढ़ी अभी तक बस हमने, कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, ये सब हमको भी पढ़ना है। लेकिन इतना हमें पढ़कर ये समझ में आ गया कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है। लाइट में बहुत दिक्कत होगी, मुझे अपना लैपटॉप ही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, सुनना। ओम्स लॉ का मतलब क्या, सिंपल सा मतलब समझो। ठीक है, ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब ये कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मतलब ये कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। आपको इसको चीज को देखने के लिए या प्रूव करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट टेंपरेचर रखना पड़ेगा। और ये लॉ क्या कहता है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, करंट और बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा, करंट और घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और घटेगा। तो नया ने क्या बोला, सिंपल सा लॉजिक था ये। सुनना, अब बात आती है इस लॉ को फॉर्मूला बनाने। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। देखो यार, देखो एक चीज याद रखना अभी से। ठीक है, वो ये कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, साइंस से क्या मैथ्स में भी, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन हटाकर एक इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हमारे उसमें क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब तुम बोलोगे कि यार ये भैया कांस्टेंट क्या होती है, तो कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो कि फिक्स एक रेशियो होता है, मतलब फिक्स एक नंबर है। समझा मैंने निकाला। यहाँ पर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं वो देखना जरा ध्यान से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल का साइन आया, तो साइन एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट आई तो एज इट इज आएगा, और एक कांस्टेंट क्या आता है, आर। तो एक फॉर्मूला बनकर आता है v इज इक्वल टू आई आर। दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल का साइन लगता है, तो इक्वल का साइन लगाते समय एक कांस्टेंट निकल कर आता है, एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और एक यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है, उस आर का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बात करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ कि v इज इक्वल टू आई आर। मैं थोड़ा तेज बोलो, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। पक्का समझाया मैंने क्या बोला। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये कि भैया जब भी करंट फ्लो करेगा ना, तब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। समझाया मैंने, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बोला था ना अभी पिछले सेशन में कि उल्टा है। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल का साइन लगाया, तो एक कांस्टेंट लगाया। एक कांस्टेंट जो लगाया वो है आर, और उस आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। क्या होता है वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें से V है पोटेंशियल, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला निकल कर आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे चैप्टर के। तो मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो V इज इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला निकल कर आया, और V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला क्या करता है चलो बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फिर अब रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा, पक्का समझ आ रहा है ना। सुनना, अब बात आती है कि यार ये रेजिस्टेंस क्या होता है। भैया ओम्स लॉ हमने पढ़ा, ओम्स लॉ आपने बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। एक बार दोबारा समझा दो, ठीक है, वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन उसके आगे एक और चीज लिखी हुई थी, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे भाई। ठीक है, तो सुनना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मतलब करंट अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, करंट अगर घटता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता है। लेकिन टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब सुनो जरा ध्यान से यार, भैया ये बात तो ठीक है यार, ये तो समझ में आ गई कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसको आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ये समझाओ, ये नहीं समझ में आया तो इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, आता है इक्वल का अगर साइन आएगा, दिमाग लगा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, आर है यहाँ पर, और उस आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है क्या करो। अब सारी बात शिफ्ट हो गई किस पर, रेजिस्टेंस पर, कि भैया ये रेजिस्टेंस कौन सी नई वाला है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, और ये क्या करता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले डिटेल में, रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो चलो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी भैया बोलो मैडम। भैया अगर हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी करेंगे तो हमें इनवर्सली लेना पड़ेगा, 1/1 में करना पड़ेगा। 1/1 में करेगी तो जब तू कांस्टेंट लेगी ना तो वो इन्वर्ट होगा, मतलब नीचे डिवाइड में होगा। इन्वर्स का मतलब होता है डिवाइड में होगा तो इधर आ गया, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तब भी फॉर्मूला v इक्वल टू आई आर बनेगा। समझाया मैंने क्या बोला, मानसी बता जल्दी बता।
बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली क्यों करेंगे? वहां पर हम ना रेजिस्टेंस के हिसाब से ले रहे होते हैं, मतलब समझते हैं आंसर मैं क्या बोल रहा हूँ। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, अभी एक्स्ट्रा है जिसको समझ में नहीं आएगा छोड़ देना प्लीज, ठीक है। सुनना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, ठीक है, तूने इक्वल का साइन हटाया, r लगाया, यहाँ पे v इक्वल टू ir आ गया, समझा मैंने क्या रहा। लेकिन अगर मैं पहले से ही इस चीज को, अगर मैं पहले से ही मान ले इसको उल्टा रखता, i इक्वल टू v अपॉन में, सॉरी, ठीक है, इसको चल सीधा फॉर्मूले को मैं डिफाइन कर देता हूँ, v अपॉन में r है, इज इक्वल टू में i है, समझा मैंने क्या बोला। अगर मान ले मैं ये बोलता आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, तूने यही पूछा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं आई इज इक्वल टू वी, ठीक है, अब एक कांस्टेंट लगाना है, लेकिन मैं इस बार जो रेजिस्टेंस लगा रहा हूं ना वो अपॉन में लगा रहा हूं। अभी आया समझे, अभी भी तो फार्मूला वही बना, v इज इक्वल टू आई आर, बोलते नहीं बना, बोल, अब ये आ गया समझ, आ गया। ठीक है। हाँ ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने रेजिस्टेंस को उल्टा करके लिखा है, वैसे पोटेंशियल को करते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो कन्वीनियंट आसान है, कर लेंगे, ठीक है। सुनना जरा ध्यान, मैं यही तो बोल रहा था कि मैं ये आगे बताऊंगा, मतलब ये था आगे बताने का कि एक्चुअल में ना पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग लगाओ, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो छोड़ दो प्लीज, ठीक है, जिसको सिर्फ अपने एनसीईआरटी में फोकस रखना वो यहाँ तक है। अभी मैं रेजिस्टेंस शुरू करूंगा तब दोबारा ध्यान देना, उससे पहले मैं जिनको समझना है उनके लिए बात बता रहा हूँ, सुनो सिंपल सा, खुद दिमाग लगाओ, एक बैटरी है, बैटरी जब धक्का लगाएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट बनेगा, मतलब सिंपल सा ये आ गया कि जब धक्का लगेगा मतलब पोटेंशियल अप्लाई होगा तभी करंट बनेगा। लेकिन मैं फॉर्मूले में क्या बोल रहा हूँ, लॉ में क्या बोल रहा हूँ कि करंट पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, संज्ञा में निकाला, जबकि करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि अगर पोटेंशियली अप्लाई नहीं होगी तो करंट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें धक्का ही नहीं लगाऊंगा तो तुम मूव करोगे क्या, नहीं करोगे, है कि नहीं, पोटेंशियल धक्का लगाते तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और तभी तो करंट बनता है, तो अगर वो धक्का ही ना लगाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा क्या, नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जबकि पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करता है, लेकिन हम लॉ में क्या समझता है कि हमारा सीधा कन्वीनियंट निकल कर आ जाए, जैसे निकला है ना सीधा निकल कर आ जाए, इनवर्सली वाला प्रॉब्लम ना क्रिएट करना पड़े, इसे सीधा बोल देते करंट डिफरेंस टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी समझ में आ गया होगा मानसिक तरह से। चलो वापस आ जाओ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है यार, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब हर्डल। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक रेस में भाग रहा हूँ, ठीक है, उस रेस में वो मान लो रेस 200 मीटर की है और उसमें हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या लगा रहे हैं, छोटे छोटे हर्डल्स लगा रखे हैं, उसमें मेरे को कूद के जाना है, समझाया मैंने क्या बोला। मान लो वो 200 मीटर की जो रेस थी, मान लो मैं 40 सेकंड्स में कवर 1 मिनट में कवर करता था, मान लो, समझाया मैंने क्या बोला, 200 मीटर की मैं 1 मिनट में कवर कर रहा, लेकिन अब हर्डल्स की वजह से मुझे 1 मिनट 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब मैं लेट हो रहा हूँ, आया समझा नहीं क्या। हर्डल्स कर क्या रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं मेरे भागने में, मेरे चलने में, समझाया मैंने क्या। सेम चीज होती है रेजिस्टेंस की, जब एक सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं ना, जब एक सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रुकावट पैदा की जाती है, समझाया मैंने क्या बोला। और जितनी ज्यादा रुकावट पैदा की जाएगी उतनी ज्यादा करंट को, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत होगी, और जितनी ज्यादा दिक्कत इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज को फ्लो होने में होगी उतना कम करंट बनेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से, मेरे पास 100 बंदे हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, 10 बंदे भेजता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारे पास 10 तरीके की इंफॉर्मेशन जाएगी, मैं 50 बंदे भेजता हूँ तो 50 बार इंफॉर्मेशन जाएगी। आंसर मैंने कहा सेम काम है, सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है, जितने ज्यादा चार्ज आएंगे उतना ज्यादा करंट बनता है, सबको पता है, जितना कम चार्ज होगा उतना कम करंट बनेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आधे रास्ते पे रुक जाएंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम जाने की सोचेंगे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे घर से जाने के लिए तुम्हारे घर पे जाने के लिए 3 बार नदियां पार करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल, समझ आया मैंने क्या बोला, और मेरे को दूसरे बंदे के घर जाना है, उसके घर पे जाने के लिए सिर्फ 1 बार नदी पार करनी पड़ती है, तो मैं किसका घर प्रेफर करूंगा, 1 बार वाले, क्योंकि वो कम दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सेम यहाँ पर भी है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि हम उधर जाएंगे तो करंट वहां से बनकर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जाने में ही दिक्कत होगी तो वहां तक वो पहुंचेंगे क्या, नहीं, और अगर पहुंचेंगे तो बहुत कम, और जितने कम पहुंचेंगे उतना करंट कम बनेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम बनेगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा बनेगा। अब वो कैसे काम करता है वो मैं सब कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ मतलब बताया रेजिस्टेंस का, रुकावट का। तो नया मैंने क्या बोला कि मैं एक रेस में भाग रहा था, बीच में हर्डल्स लगा दिए मुझे रोकने के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अगर अभी भी समझ में नहीं आया
तो कृपया करके दोबारा पूछ लें, क्योंकि ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछ लेना। चलो बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब सर जी लाइक फैन स्विच, फैन स्विच ऑन ऑफ है मेरे भाई, तुम मिक्स मत करो बातों को मेरे भाई। मान ले तू रोड पे भाग रहा है, एक रेस में भाग रहा है, मैं बीच में छोटे छोटे हर्डल्स लगा दूं, तू उनको कूद कूद के पार कर जाता है। मैं बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दूं तो अब जाके दिखा, आ रहा है मतलब समझ में? बड़ी सी दीवार खड़ी करने से तू जा ही नहीं पाएगा, दैट इज स्विच। स्विच को ऑन या ऑफ कर दिया तो मैंने सर्किट ही बंद कर दिया, मैंने तेरा ट्रैक ही रोक दिया बीच में, समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े हर्डल लगा रखे हैं, तो वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है। अंतर समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मान लो मैं भाग रहा हूँ, मुझे छोटे छोटे बच्चे रोकने आ गए, मैं कान पे लगाऊंगा भाग जाऊंगा मैं, आ गए उनके भी पापा एकदम सुमो रेसलर्स, तो मैं भाग पाऊंगा क्या? वो मेरे कान के नीचे लगा देंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो स्विच ऑन ऑफ अलग चीज है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट अलग चीज है। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला विशाल भाई साहब? चलो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? तो भैया यार ये तो समझ में आ गया कि एक सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो वो किस तरीके से काम करता है। मतलब ये कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा एक सर्किट में से, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा करंट बनेगा। लेकिन जितना ज्यादा उनको रोका जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? चलो अब इस चीज को बात करते हैं, इस चीज के ऊपर। पहली बात तो रेजिस्टेंस क्या होती है तुम्हें समझ में आ गया, रुकावट होती है, ठीक है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ये भी समझ में आ गया। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो चलो बात करते हैं। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ ओम्स होती है, ठीक है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM, ठीक है? मतलब ओम्स लॉ दिया उसने, ओम्स लॉ को बोला कि यार मेरे नाम पे तो कुछ रखा ही नहीं। हमने बोला कि तूने बोली है ये बातें, वी जिसकी पहले से पता थी, आई पहले से पता थी, उसने बोला मैंने आर दिया है मेरे नाम पे, रख दो यार, रख दो यार, रख दो ना, रख दो ना, रख दो ना। हमने बोला चल यार तू क्या याद रखेगा, ऐश कर, तेरे नाम पे इसकी ऐसा यूनिट रख देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें OHM लिखने का मन नहीं कर रहा तो तुम एक साइन भी बना सकते हो, वो ये ओम्स का साइन है, ठीक है? वैसे साइन का नाम है ओमेगा, लेकिन हमारे काम का नहीं, हमारे नाम काम का ओम ही है, ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल कर आया 20 ओम, तो तुम 20 ओम लिख दो या फिर 20 ये साइन बना दो, बात देखिए समझाने में क्या कह रहा हूँ, खत्म बात। चलो भैया मैं ये तो समझ में आ गया कि ऐसा यूनिट क्या है, लेकिन ये समझ में आया कि ये करता क्या है। तो हमको अभी ये समझना है कि रेजिस्टेंस एक सर्किट के अंदर किस किस चीज पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि एक मैंने स्विच ऑन करा, उसमें से करंट फ्लो करेगा, अब उस सर्किट में से कितना करंट जाएगा, है ना? ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, रुकावट पर। रुकावट कम होगी तो ज्यादा करंट जाएगा, रुकावट ज्यादा होगी तो कम करंट जाएगा। अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मतलब रुकावट कितनी होगी या फिर कितनी नहीं होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? सुनना दोबारा, एक सर्किट के अंदर रुकावट कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है 4 चीजों पर। और वो 4 चीजें क्या क्या है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, इस चीज को क्या बोला जाता है, वो चीज क्या क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक इसको समझ में नहीं आया? अरे नहीं सर वो स्विच जो स्पीड कम और ज्यादा कर रहा, हाँ अरे वाह विशाल वही सही बोल रहे थे, पंखे की स्पीड और कम ज्यादा करने वाला वो रेजिस्टेंस ही है। वो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है इसलिए करंट कम जाता है तो पंखा धीरे हो जाता है। अगर करंट उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज्यादा जा रहा है इसलिए पंखा तेजी से भागता है। क्या तो इंटरनेट निकला, मैंने सोचा तू तो नालायक है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। मतलब फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और वो कितने फैक्टर्स हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने अपना सस्पेंस छोड़ दिया। और वो कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि करंट कितना ज्यादा होगा और करंट कितना कम होगा। आया समझ में? चलो पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, साथ साथ सब करते हैं। चलो सुना, अच्छा 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, I = Q by D, B = W by Q, और तीसरा भी पढ़ा है B = I R। अब सुनना जरा ध्यान से, अब हम क्या, हमारा टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है? जिसकी ऐसा यूनिट है ओम, OHM। ठीक है ओम वाला एक बार फिर समझा दो, नहीं समझा रहा बैकअप वीडियो देखना। आगे चलो, रेजिस्टेंस समझा मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो यार, तो सिंपल सा मतलब है, अभी तक तो ये समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया वो बैकअप वीडियोस देखना। देखो मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठा यहाँ पर कि अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही है तो मेरे को उसी टाइम बोलो कि भैया आवाज नहीं आ रही है, चैट में डालो, अनम्यूट करो, कुछ भी करो, तुम तभी बोलो कि भैया आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर तुम्हारी गलती की वजह से क्लास मिस हो रही है तो मैं, अगर क्लास में कितने बच्चे हैं अभी, ठीक है, अभी 27 है इस टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे चक्कर में बैठा रहूंगा। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब तुम एक बार बोल दोगे, तूने अभी देख कितनी बार बोल दिया, मैं स्टूडेंट को ऑब्वियसली नाम नहीं ले रहा, और तुम पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, तुम अगर एक ही चीज को रिपीट कराओगे ना 4-4 बार, तो ये मेरी दिक्कत नहीं, तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारे समझने में दिक्कत है। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब मैं एक बच्चे के चक्कर में जो बाकी 35 बच्चे 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नुकसान नहीं करा सकता। अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो फॉल्ट है, ठीक है, मान लिया आवाज नहीं आ रही है कि भैया उसी टाइम बोलना है वो कि भैया आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा बताओ, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम उस चीज को रिपीट करने के लिए बोल देते हो, तुम्हारी दिक्कत की वजह से तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा होता है, और फिर तुम्हें होश आता है मैं तो क्लास ले रहा था, ले रही थी, और फिर तुम दोबारा बोल रहे हो। तुम्हारे को क्या मैसेज करना है? तुम्हारे को मैसेज डालना है कि दोबारा रिपीट कर दो, बस। नहीं करेंगे तो अगर कर दिया तो चलो ठीक है, तुम्हारा फायदा हो गया, बाकी का नुकसान हो गया, वो तो तुम्हें मतलब ही नहीं है। अगर रिपीट नहीं करा तो तुम क्या बोल रहे हो कि यार भैया से बोल दो, भैया पहले तो बोलते हैं कि कितनी बार भी पूछ लो, लेकिन भैया से पूछो तो भैया खिलस जाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल खिलस रहे हैं यार। दिक्कत ये है कि तुम्हारे फोकस के चक्कर में ना हमारा नुकसान हो रहा होता है। देखो मेरे को सिंपल सा मतलब है, मेरे को अपना सिलेबस लेकर जाना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं सिलेबस तुम्हारे चक्कर में तो ऑब्वियसली नहीं रोकने वाला। तुम एक दिन छुट्टी करो, 4 दिन छुट्टी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी अगर क्लास में आ रहा है तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि तुम चीजों पे शिफ्ट करते रहते हो, ठीक है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि भैया मुझे समझ नहीं आया तो बात अलग है, रिपीट कर दो का मतलब पता है क्या है? कि तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर समझने की कोशिश ही नहीं करी तो इसका मतलब तुम्हारे को पढ़ाने में मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, कोई वो नहीं है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट बोलते हैं ना, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सच में पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा, और तेरे को भी पता है तुम कितनी बार लिखा है भी, ठीक है। और दिक्कत ये है कि अगर आवाज नहीं आ रही तो तुम बोलो, ठीक है। और तुमने बोला भी था आवाज नहीं आ रही, तब तुमने बोला भी था कि भाई आवाज की दिक्कत हो रही है, ठीक है। आवाज शायद तो नहीं बोला था कि आवाज फट रही है आपकी। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन दिक्कत मैडम ये है कि आप अगर एक बात को रिपीट करते रहोगे कि भैया दोबारा रिपीट करा दो, दोबारा रिपीट करा दो, और इतना लंबा लेक्चर तुम्हारे वो छोटे से पॉइंट की वजह से हुआ, समझ आ रहा है? और इतनी देर में मैं रिपीट कर सकता था, लेकिन तुम्हें मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि मत करवाया करो यहाँ, क्योंकि दिक्कत यही है तुम्हारे और मेरे साथ कि उस चीज को रिपीट करना ना सबका नुकसान है, ठीक है। प्लीज फोकस रखो, प्लीज। तुम 10th क्लास, अब मैं सबके लिए जनरली बोल रहा हूँ कि यू आर इन 10th क्लास, अपने कंसंट्रेशन पावर को प्लीज सुधारो, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। और आज की दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, ठीक है। मैं देखो अभी भी, अब तुम वही बोलोगे कि यार अभी तो पूछा भी, तो बोल रहे हो कि दोबारा पूछो, दोबारा मत पूछो, ठीक है। लेकिन तुम ये याद रखो कि दिक्कत किसकी है। अगर मेरे समझाने में दिक्कत है और अगर नेट की दिक्कत है तो इसका मतलब हाँ चलो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तुम नहीं समझ रहे, बाकियों को समझ में आ रहा है, और तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। और अगर कंसंट्रेशन कहीं और है तो बाकियों को नुकसान नहीं कराने वाला। और सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, मतलब जिसने पूछा उससे पूछ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अभी बैकअप वीडियो देखियो इसकी, मैंने कुछ भी नहीं समझाया था ऐसा जिसपे दिमाग लगाना पड़े। समझाया मैंने क्या? मैंने सिर्फ रिपीट करी थी बातें कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिया अब तक, वो मैंने लिखा, ठीक है। और उसका मैंने बताया रेजिस्टेंस के छोटा सा एंड का टॉपिक, और वही रिपीट करी कि इसकी असाइनमेंट हो में चाहे तो वापस वीडियो देख लियो। समझाया मैंने क्या बोला? इसका मतलब तो तुम्हें रिपीटेड चीजें भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब सुन, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए जो बात कही थी रिपीट नहीं यार यार ये यार वाला वर्ड ना तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सीख लिया है, ठीक है। अब सुन मेरी बात, दोबारा बता रहा हूँ, दिमाग लगा लेना। अब मेरा टाइम 23 मिनट, ठीक है, 17 मिनट बचे, दिमाग लगाना। सुनो, तो मैं सिंपल सा मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सर्किट में से करंट फ्लो करता है, ठीक है। एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो मैं अपने घर से तेरे घर आ रहा हूँ, ठीक है, अब तेरे ही घर आ रहा हूँ, ठीक है, तेरी मुझे शिकायत लगा, ठीक है। मैं अपने घर से निकला तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे मेरे रास्ते में हर्डल्स आ रहे, मतलब तुमको पता है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत लगा, तुमने तैनात कर दिए गुंडे, ठीक है। अब वो गुंडे तुम्हारे जैसे ही हैं, मतलब छोटे छोटे से बच्चे, कान के नीचे लगा के आ जाऊंगा मैं उनके। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब हर्डल क्या है? छोटा सा हर्डल है, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन तुमने, तुम्हारी जान पहचान थी बड़े बड़े बंदों से, एकदम सुपारी किलर से, तुमने उनको खड़ा कर दिया, अब आ बेटा तू आया। समझ में मैंने क्या बोला? तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस हो जाएगी। दिमाग लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा ये कि एक सर्किट में से अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा, और सर्किट में से करंट वो जा रहा है जब, और करंट कम है, सॉरी रेजिस्टेंस कम है तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा,
समझाया मैंने क्या बोला? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये डिपेंड करता है चार चीजों पर। मतलब वो कौन कौन सी चार चीजें या फिर वो कौन सी चार चीजें जिन पर एक सर्किट के अंदर से कितना करंट जाएगा या फिर वो सर्किट कितना रेजिस्टेंस पैदा करेगा, डिपेंड करता है। ऐसी चार चीजें अब हम वन बाय वन पढ़ने वाले कि वो कौन सी चार चीजें हैं जिस पर एक सर्किट की रुकावट कितनी होगी ये डिपेंड करता है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। मैं ये और मैंने साथ में ये बोला था कि तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है? तीन फॉर्मूला मतलब I = Q के, V = W by Q और एक फॉर्मूला V = IR। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना एक और चीज दिमाग लगाना, अगर तुम एक चीज ध्यान से देखोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने जो पहला और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था ना, थर्ड फॉर्मूले ने मतलब ओम्स लॉ ने उस दोनों फॉर्मूलों को लिंक कर दिया। पहला था I के लिए, दूसरा था V के लिए, और थर्ड जो ओम्स लॉ है ना उसने दोनों फॉर्मूलों को लिंक कर दिया। मैंने स्टार्टिंग जब मैंने ओम्स लॉ की करी थी पिछले सेशन में, मैंने उस टाइम भी बोला था, शायद नहीं बोला था, अब सुन लो, ठीक है? वो ये कि ये इसलिए भी आया ताकि हमको ये पता लग सके कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? चलो अब बात आती है कि यार भैया रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है। तो तुम्हें रेजिस्टेंस तो प्लीज अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है? अब गुस्सा नहीं करना, पूछ लेना। घर में फैन की स्पीड के अलावा और कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं? अभी हम जब रेजिस्टेंस टॉपिक पढ़ लेंगे ना आगे जाकर खत्म हो जाएगा, तब ये वाला डाउट दोबारा पूछियो अगर मैं ना बताऊं तो, ठीक है? सुनो ठीक है, सुनना। देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, दोबारा रेजिस्टेंस क्या बोल रहा हूं, रुकावट, ठीक है? अब ये चार चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब पहली बात तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर पे। एक वायर जिसमें से करंट जा रहा है, जितनी लंबी उसकी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, लेंथ जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी कम। मतलब अगर एक वायर की लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस भी घटेगी, और अगर लेंथ और घटा दी तो रेजिस्टेंस और घट जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब एक सर्किट की जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, सॉरी लेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटती है वैसे वैसे क्या नाम है, लेंथ घटती है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी घटती है। मैं तुम्हें इस को अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक लंबे से रोड पर साइकिल चला रहे हो, ठीक है? और वो रोड जिगजैग है, उबड़ खाबड़ रोड है। समझा मैंने क्या बोला? एक उबड़ खाबड़ रोड पे तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल वो भी बिना शॉकर्स वाली। अब आएगा ना मजा? समझा मैंने क्या बोला? बिना शॉकर वाली साइकिल चला रहे हो। तो अब खुद सोचो, जितना लंबा रोड होगा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी साइकिल चलाने में, और जितना छोटा रोड होगा उतनी कम दिक्कत होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बोलो समझाया मैंने क्या बोला? तो जितना लंबा रोड उतनी ज्यादा दिक्कत। इसका मतलब सिंपल सा, जितनी ज्यादा लेंथ वायर की दिक्कत उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आगे सुनना। सेकंड, पहली चीज तो समझ आएगी कि लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर क्या है? देखो यार वायर कैसा दिखाई देता है? तुम वायर देखते हो तो तुम्हें कैसा दिखाई देता है? सिमेट्रिकल शेप का दिखाई देता है, ठीक है? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? ये वायर है, ठीक है? तुम इसको यहां से देखो, तुम्हें किस शेप का दिखाई दे रहा है? सर्कुलर शेप का, ठीक है? तो सर्कुलर शेप का मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब तुम एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या डालोगे? पाई आर स्क्वायर डालोगे। अगर टीचर हुआ बहुत प्यारा, बहुत ही दुलारा, तो वो देगा तुम्हें सीधा एरिया की वैल्यू। लेकिन अगर टीचर हुआ बहुत ही नालायक, ठीक है, तो वो तुम्हें देगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन अगर वो टीचर हुआ बहुत ज्यादा समझदार और बच्चों से मजे करने वाला, तो रेडियस तो देगा, साथ में उसकी यूनिट्स भी बदल देगा। कभी एमएम में दे देगा, कभी नैनोमीटर में दे देगा, नैनोमीटर तो नहीं देता है, कभी एमएम में दे देगा, कभी किसी और में दे देगा। समझाया मैंने क्या बोला? तो अगर टीचर बहुत ज्यादा समझदार है और जिंदगी के साथ खेलना चाहता है तुम्हारी, तो इसलिए वो क्या करेगा? एमएम में देगा, ठीक है? ताकि तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़े। हम करेंगे वाले क्वेश्चन भी। समझाया मैंने क्या बोला? चलो आगे बात करते हैं। यार भैया ये तो समझ में आ गया कि लेंथ, वो क्या नाम है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वायर है, वायर का सर्कुलर शेप का मतलब पाई आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? देखो यार सिंपल सा लॉजिक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, सॉरी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। मतलब क्या है इस बात का? मतलब इस बात का ये
कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। भाई साहब इतना आसान था क्या ये? नहीं, इतना आसान तो नहीं था। चलो मैं तुम्हें इसको आसान करके बताता हूँ अपने एग्जांपल से, है ना। मेरा एग्जांपल देख रहे हो कितना कर रहा है। सुनना, तुम एक लंबे से रोड पर रोड साइकिल चला रहे थे बिना शॉकर वाली, वो भी उबड़ खाबड़ रोड पर, तो जितना लंबा रोड था तुम्हें उतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब दूसरा केस सुनो, जितना ज्यादा चौड़ा रोड होगा, ब्रॉड रोड होगा, उतनी तुम्हें कम दिक्कत नहीं होगी। अब तुम बोलोगे वो कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, सुनना। अगर चौड़ा रोड है तो अगर इधर उबड़ खाबड़ है तो तुम इधर से निकल जाओगे, और अगर इधर उबड़ खाबड़ है तो तुम इधर से निकल जाओगे। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? तो रोड जितना चौड़ा होगा दिक्कत उतनी कम होगी। नहीं आया समझ? रोड जितना लंबा उतनी लंबी साइकिल चलानी पड़ेगी दूर तक और उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन रोड जितना ब्रॉड होगा, जितना चौड़ा रोड होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ इधर होगी उससे इधर से साइकिल निकाल लूंगा, और इधर उबड़ खाबड़ होगी इधर से निकाल लूंगा। किसी नालायक ने ये बोला ना कि पूरे रोड पर ही उबड़ खाबड़ है तो बहुत मारूंगा उसको। समझ आया मैंने क्या बोला? ऐसा मतलब हम सिनेरियो ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? सेम यहाँ पर है कि जितना चौड़ा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। सिंपल सा रीजन क्या है इस बात का कि मान लो एक हर्डल मैंने ऐसे खड़ा कर दिया है कि नहीं, एक रुकावट खड़ी कर दी और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे रुकावट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स आराम से चले जाते थे, समझाया मैंने कहा। लेकिन अगर एक हर्डल आ गया बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? कट मार के निकलना पड़ेगा यहाँ से या फिर यहाँ से। लेकिन अगर वायर ही पतला सा है तो कट कैसे मारेगा? आला समझ मैंने क्या बोला? लेकिन अगर वायर चौड़ा है तो कट मार के आराम से निकल जाएगा। समझाया मैंने कहा? तो इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। प्लीज बता देना या फिर ये पॉइंट भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बहुत आसान था ये वाला पॉइंट, समझ में आया मैंने कहा? अच्छा, दो चीजें तो तुम्हें पता लग गई, दो चीजों पे पहले बात करते हैं। सुनना, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं मिक्स कर दूं, याद रखना मैं कोई तीसरा पॉइंट नहीं बता रहा, मैंने बोला था चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी मैं तीसरे पॉइंट पे शिफ्ट नहीं कर रहा, मैं अभी इन दोनों पे बात कर रहा हूँ। मान लो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स कर दूं तो ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिखाई देगा? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बात वही आ गई कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल का साइन आता है। 10 मिनट बच्चे क्लास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल का साइन आता है, एक कांस्टेंट आता है। अब ये कांस्टेंट क्या चीज है? ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है वो बात करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इक्वल का साइन आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का साइन क्या है? वो साइन कुछ ऐसा है, रो। इस साइन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं रो। लेकिन क्या डिनोट क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है रेजिस्टिविटी, और बाकी फार्मूला क्या हो गया? बाकी फार्मूला L by A L dt। तो एक नया फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। R is equal to rho L by A, और R मतलब रो क्या दिखाता है? रो को मतलब होता है रेजिस्टिविटी। जैसे V is equal to IR में R था ना कांस्टेंट, वैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो R इसका रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तुम बोलोगे इतनी मुश्किल से तो रेजिस्टेंस समझ में आया था, अब आप एक नई बला लेकर आ गए, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होता है तो समझाना मेरा काम है। आया समझ मैंने क्या बोला? लेकिन वापस शिफ्ट करते हैं एक बार। पहली चीज मुझे समझ में आ गई थी कि लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज समझ में आ गई थी इनवर्सली ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तीसरी और चौथी चीज बची है। तीसरी चीज वैसे रो ही है, जिसको हमने रेजिस्टिविटी बोला हुआ है। इस रेजिस्टिविटी को भी सिंपल भाषा में पता है क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब ये कि आप जो वायर यूज कर रहे हो ना, उसका नेचर कैसा है? वो एल्यूमिनियम का है, वो कॉपर का है, वो सिल्वर का है, वो गोल्ड का है, अगर अमीर हो तो। ये तो किस चीज का है वो वायर? ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो क्या नाम है, वो कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। नहीं आया समझ में? एक वायर कितना ज्यादा करंट पैदा करेगा, सॉरी कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप मटेरियल वायर का कौन सा यूज कर रहे हो। अगर एल्यूमिनियम यूज करें तो अलग तरीके की रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, तो वो अलग तरीके की रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। तो इसका अंदर थर्ड चीज क्या आ गई? नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इसका अंदर वायर जिसमें से करंट जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक सर्किट में से कितना करंट जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोला? चौथी चीज क्या है जो हर जगह होती है? और वो चौथी चीज क्या है? टेम्परेचर भाई, कि भैया टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। मैंने क्या बोला? ठीक है। तो अब तुम्हें चार चीज समझ में आ गई। सर जी इस पी टाइप सिंबल को क्या कहते हैं? मैंने लिखा हुआ है सर ऊपर, RH और रो। सर वीडियो पॉज हो गई। सर फिर वायर इतनी पतली क्यों होती है?
देखो वायर पतली का मतलब होता है कि अब उसको मोटा भी बनाया जा सकता है, इसलिए वायर अलग अलग स्ट्रेंथ की आती है। जब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वायर यूज किए जाते हैं, कुछ 10 mm के वायर होते हैं, कुछ 2 mm के वायर होते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि तुमको वो वायर यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बड़े सर्किट के लिए यूज करना है तो तुम उसी तरीके का वायर यूज करोगे, लेकिन छोटे सर्किट के लिए यूज करना है तो तुम उसी तरीके का वायर यूज करोगे ना, इसलिए वायर पतली और मोटी दोनों तरीके की, ठीक है। वीडियो की आवाज अब आनी चाहिए प्रतिभा, ठीक है। सर रो टाइप रो लिखा हुआ है, साइन का नाम है रो, लेकिन वो डिनोट करता है रेजिस्टिविटी। तो मुझे अब दो चीजें बतानी है, एक है टेम्परेचर कैसे काम कर, मैंने बोला था ना आगे कि टेम्परेचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ पढ़ना है। लेकिन दूसरी चीज है रेजिस्टिविटी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 6 मिनट एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी, ताकि रेजिस्टिविटी खत्म हो जाए, टेम्परेचर तो अपना चलता रहेगा। भैया अपना समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो भैया यार आप क्या यार क्या बातें कर रहे हो यार, इतनी मुश्किल से रेजिस्टेंस समझ में आया, और रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है, आपने खुद बताया, ठीक है। बोर्ड ब्लर है, अबे भाई ये ले, बोर्ड ब्लर है तो तू सुन क्या रहा है? ये इस तरीके से बनता है, ये मतलब समझ आया, पी बना और उसके आगे ऐसे मोड़ दे, साइन को बोला जाता है रो, ठीक है, साइन को बोला जाता है रो, लेकिन ये यहाँ पर ये साइन का डिनोट करता है, यहाँ पर ये साइन डिनोट करता है रेजिस्टिविटी। समझा है मैंने क्या बोला? जैसे इस साइन को बोलते थे हम ओम, सॉरी इस साइन का नाम है ओमेगा, लेकिन यहाँ पर क्या डिनोट करता है, ये यहाँ पर तो डिनोट करता है ना ओम, तो यही अंतर है। समझा है मैंने क्या बोला? समझी क्यों? सुनना जरा ध्यान से, समझा है? अब बात आती है रेजिस्टिविटी का मतलब क्या। तो देखो यार, रेजिस्टेंस ना एक फिनोमिना है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। मतलब समझो, तुम एक रोड से जा रहे हो, ठीक है, उस पर मैंने हर्डल्स लगा रखे हैं, तो तुम पता है मुझे आगे क्या बोलोगे कि यार भैया आपने रेजिस्टेंस लगा रखी थी, ठीक है, लेकिन मैंने अगले दिन तुम्हें दूसरे रोड पे भेजा, वहां पर मैंने अलग तरीके की रेजिस्टेंस, एक सेकंड रुको, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, भगवान तुम्हारा भला करेगा अगर एक सेकंड रुक जाओगे तो। ठीक है, सुनना ध्यान से, समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, 4 मिनट एग्जैक्ट ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो, मैंने बोला कि तुम्हें मैंने दूसरे रास्ते से भेज दिया, ठीक है, तो तुमने बोला यार भैया रेजिस्टेंस तो वहां पे भी थी। अब मैंने तुमसे पूछा, देख भाई रुकावट दोनों जगह पर थी, ठीक है, लेकिन रुकावट ज्यादा कहाँ पर थी, तो तुम बोलोगे कि भैया जिस रोड पे मैं कल गया था ना वहां पर रुकावट ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि रुकावट दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह की जो रुकावट है ना वो स्पेसिफिक है, कि एक जगह पे कम रुकावट है और एक जगह पे ज्यादा रुकावट है। समझाया मैंने क्या बोला? इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है जो हर जगह पे अप्लाई होता है। रेजिस्टेंस हर जगह पर होगा, लेकिन कितना होगा ये चीज डिफाइन की जाती है रेजिस्टिविटी के थ्रू। मतलब समझ आया मैंने क्या बोला? कि यहाँ पर रुकावट है, यहाँ पर रुकावट है, यहाँ पर रुकावट है, ठीक है, वो कितनी रुकावट है, एक सेकंड रुक, ठीक है, सुनना। समझाया मैंने क्या बोला? तो एक सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि एक वायर है वो कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसका फिनोमिना है। लेकिन स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं कि इसमें से कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, दैट इज रेजिस्टिविटी। समझाया मैंने क्या बोला? तो भाई एनसीईआरटी के अंदर एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें रेजिस्टिविटी अलग अलग वायर्स की दी हुई है, ठीक है। सबसे ऊपर वायर जो है वो सिल्वर है जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है, सबसे नीचे जाओगे तो नीचे जाते जाते तुम्हारी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए सबसे ऊपर है सिल्वर, इसी सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसीलिए सिल्वर को तो छोड़ दो क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम का मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? दूसरी तरफ अगर तुम नीचे नीचे जाते जाओगे तो तुम्हें रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस रुकावट उतनी ज्यादा। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अब एक चीज और दिमाग लगाओ, नीचे नीचे जैसे जा रहे हो, नीचे से तीसरा होगा एक एलिमेंट जिसका नाम है इबोनाइट, ठीक है। इबोनाइट सबसे ज्यादा क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है, मतलब तुम्हारी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है उसकी। तो वो पता है क्या होगा? वो एक इंसुलेटर होगा भाई। इसका मतलब वो बिल्कुल भी करंट आगे नहीं जाने देता। इसका मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब वो क्या है? कंडक्टर है। और जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रुकावट ज्यादा है, और रुकावट ज्यादा है, उसका मतलब उनकी बात वो कौन है?
वो रेजिस्टेंस है, सॉरी वो क्या है, इंसुलेटर है। समझाया मैंने क्या बोला, इंडक्टर से इंसुलेटर को जोड़ दो। पक्का समझाया मैंने क्या बोला, खत्म। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है, मतलब तेरे को सिंपल सा बोलना है कि ये इट इज अ नेचर ऑफ द मटेरियल टू विच अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल, या फिर एक एलिमेंट के थ्रू, एक एलिमेंट के थ्रू जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी जाती है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और कुछ हो, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला। ये सेशन एंड होने वाला है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हम पढ़ लेंगे, बस तो एनसीईआरटी में है भी नहीं वो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ना है, तो प्लीज मिस मत करना। ठीक है, मिस करोगे तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम लोगों की। ठीक है, तो याद रखना, अगला जो सेशन होगा मतलब परसों, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या है कि रेजिस्टर्स मिलकर कैसे काम करते हैं। समझाया मैंने क्या, याद होगा तुमने, हमने 2 वर्ड पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल, वो बात करेंगे हम यहाँ पर। समझाया मैंने क्या होगा। चलो मिलते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना, बाकी से रेजिस्टिविटी याद करनी है हमें। हाँ, तो याद नहीं करनी, ये याद रखना, ये 4 फैक्टर्स कौन कौन से, दोबारा रिपीट करो फटाफट से, चैप्टर 6 के नोट्स मिल जाएंगे। डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, इन 4 चीजों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक इसको रिवाइज कर लेना, पूरा कंप्लीट कर देना। बाय बाय। भैया बोल जल्दी बोल। भैया मेटल्स